हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आज आपको अहस्तिक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के बारे में जानकारी दूंगा। यह जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट जो पेपर है प्रशासनिक संस्थाएं, उसके यूनिट फर्स्ट का ये दूसरा टॉपिक है। हम इसमें अहस्तिक्षेपवादी राज्य से हमारी क्या अर्थ होता है, अहस्तिक्षेपवादी राज्य का क्या अर्थ है और इसके क्या प्रमुख कार्य हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी किन किन आधारों पर आलोचना हुई है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम राज्य की अवधारणा को जानें। राज्य क्या है? तो इसे हम कह सकते हैं कि सुरक्षित, व्यवस्थित, न्यायोचित एवं प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए और सामूहिक साहचर्य पूर्ण जीवन के लिए राज्य रूपी संस्था का जन्म हुआ। यानी राज्य एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मानी गई है और यह उनकी सुरक्षा और एक सामूहिक व्यवस्थित जीवन के लिए जरूरी मानी गई है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर अनेक धारणाएं हैं, जिसमें प्रमुख धारणाएं दैवीय सिद्धांत, पितृमातृ सत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत है। राज्य के उत्पत्ति से यहाँ आशय ये है कि आखिरकार राज्य की क्या आवश्यकता पड़ी। जैसे कि आप इस चीज़ को जानते हैं कि आदिम अवस्था में व्यक्ति जो है वह समूहों में रहता था और उसकी जो आवश्यकताएं थी वह जंगलों से और वनस्पतियों से और आप कह सकते हैं जानवरों से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करता था। बाद में कृषि के विकास के द्वारा उसने एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत की, व्यवस्थित सामूहिक जीवन की शुरुआत की और वो जिसको कहते हैं पास्टोरल लाइफ, यानी कि घुमंतू जीवन छोड़कर वो एक स्थान विशेष पर जो उसे अच्छा लगा, जहाँ उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही थी और उसने खेती के कार्य शुरू कर दिए। तो कृषि के विकास ने एक समाज की स्थापना भी की। तो जब सामूहिक जीवन शुरू हो जाता है तो संपत्ति को लेकर, व्यक्तिगत संपत्ति या दूसरे स्वार्थ से उत्पन्न जो बातें हैं जो संघर्ष पैदा करते हैं, तो उन सब के निवारण के लिए कोई न कोई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम आदिम सभ्यताओं को देखें तो कबीला प्रमुख या कबीलाई संस्कृति का जन्म हुआ था। एक कबीले का कोई मुखिया हुआ करता था और जो मुखिया था वही जो है जितने प्रकार के संघर्ष होते थे उनका निवारण करता था। धीरे धीरे कालांतर में राज्य कबीला प्रमुख जो है के स्थान पर राज्य की अवधारणा उभर कर आई। तो राज्य की जो उत्पत्ति है उसको लेकर कई विचार हैं कि किन कारणों से इसका जन्म हुआ और राज्य के बारे में क्या धारणाएं रही। तो हम जितने भी सिद्धांत हैं उनका अगर हम सार रूप में देखें तो दैवीय सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। यह एक महान नैतिक संस्था है। राज्य लोगों के जीवन में शुभता का प्रतीक है। शुभता से तात्पर्य है कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। राज्य कभी कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर तुल्य है और ईश्वर से कभी गलती हो नहीं सकती है। ईश्वर सदैव हमारा भला चाहते हैं। उसी प्रकार राज्य चूँकि ईश्वर का अवतार है, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए वह कोई गलती नहीं कर सकता। प्रजा का क्या दायित्व है? प्रजा का यह दायित्व है कि वह राज्य के सभी निर्देशों की पालना करे। तो इस प्रकार यह जो सिद्धांत है वो राज्य को प्राकृतिक नहीं, राज्य को व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं या व्यक्तियों या सामूहिक जीवन की आवश्यकता से उत्पन्न कोई संस्था के रूप में नहीं देखकर इस रूप में देखता है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। और इस विचार को मानने वालों में प्रमुख है मनुस्मृति। मनु जो है उनकी जो लेख पुस्तक है वो मनुस्मृति है। प्लेटो, अरिस्टो इत्यादि ये प्रमुख समर्थक हैं दैवीय सिद्धांत के। इसी प्रकार
पितृ और मातृ सत्तात्मक जो सिद्धांत है वह भी राज्य को किस रूप में देखता है कि राज्य जो है माता पिता तुल्य हैं, प्रजा उनकी संतानें हैं, उनका कल्याण राज्य का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जिस प्रकार एक बच्चे के लिए उसके माता पिता संपूर्ण फैसला लेते हैं, बच्चे से पूछते नहीं हैं, जो उन्हें उचित लगता है, जो उन्हें सही लगता है वही फैसला वो लेते हैं और उस फैसले को वो लागू करते हैं। और बच्चों से यह उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माता पिता की बात माने, क्योंकि माता पिता कभी उनका बुरा नहीं करते या नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। इसी जो है विचार के समतुल्य एक सिद्धांत विकसित हुआ जिसे पितृ मातृ सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो कुछ समाज पितृ सत्तात्मक थे, वहाँ पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, और जो समाज मातृ सत्तात्मक थे वहाँ मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का विकास हुआ। तो ये जो दोनों सिद्धांत हैं वह उसमें जो नागरिक है वो नागरिक के अधिकारों की बात नहीं हुई, उसकी स्वतंत्रता की बात नहीं हुई। इसमें क्या बात हुई? दैवीय सिद्धांत और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत में कि जो जिसके पास सत्ता है, चाहे जो भी राजा है और जो भी सरकार है, वो जो कुछ भी करती है वो सही करती है और नागरिकों का कर्तव्य है उसकी बात को मानना। इसी प्रकार शक्ति सिद्धांत भी राज्य को शक्ति के स्वरूप के रूप में देखता है और वो मानता है कि शक्ति ही राज्य का आधार है। यानी जैसे आप यूँ समझे कि हम सभी सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि राज्य शक्तिशाली है, वह बाह्य आक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है, तो हमारा जीवन राज्य की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। राज्य जो है शक्ति का पुंज है, शक्ति स्वरूप है, और चूँकि शक्ति है राज्य में इसलिए हमारा जीवन भी है, और इसलिए हमें राज्य रूपी संस्था को नतमस्तक होकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ये विचार जो है ट्रिट्स्की ने दिया था। यानी वो ये मानते थे कि राज्य कुछ नहीं बल्कि एक सार्वभौम सत्ता है, एक संप्रभु शक्ति है, और हमें शक्ति के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए और उनके निर्देशों और आदेशों का पालन करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो इस प्रकार ये जो विचार थे, इन सभी विचारों का सार यह है कि राज्य सर्वशक्तिशाली है और व्यक्ति के जो अधिकार है या उसकी जो स्वतंत्रता है इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, उनको नगण्य माना गया। अपेक्षा की गई कि व्यक्ति जो है या नागरिक जो है वह राज्य के सभी निर्देशों का पालन करेगा और राज्य जो उसे प्रदान करेगा वो उसके हित में है। तो इस प्रकार राज्य से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए, राज्य सदैव कल्याणकारी है। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो आलोचना है वो ये है कि राज्य की उत्पत्ति अनेक कारणों से हुई, यानी भौगोलिक कारण भी इसमें शामिल है, आर्थिक कारण भी शामिल है और इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी शामिल है। इन सारी बातों की चर्चा नहीं होकर और यहाँ पर कुछ धारणाओं को सही मान लिया गया, समस्त कारकों का ध्यान रखे बगैर दैवीय सिद्धांत और मातृ सत्तात्मक शक्ति सिद्धांत इत्यादि को स्थापित किया गया। लेकिन बाद में हम ये पाते हैं कि हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने राज्य रूपी जो संस्था है उसको असीम शक्ति देने की अपेक्षा उसको नियंत्रित शक्ति देने पर और नागरिकों को अधिक अधिकार देने की उन्होंने वकालत की और उन्होंने माना कि राज्य जो है वह कोई दैवीय सत्ता नहीं है। राज्य जो है वास्तव में उसकी जो उत्पत्ति है वह व्यक्तियों के मध्य आपसी समझौते का परिणाम है। यानी किसी समूह में रहने वाले व्यक्तियों ने आपसी हित और सुरक्षा कारणों से राज्य का निर्माण किया। तो राज्य जो है, राज्य रूपी जो सत्ता है या संस्था है वह वास्तव में व्यक्ति समूह के मध्य एक समझौते का परिणाम है। इसको बहुत सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि यदि किसी हम लोकेलिटी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं और मान लीजिए कि
एक ही मोहल्ला है जिसमें हम सभी लोग मिलकर रहते हैं, मान लीजिए इसमें 100 लोग रहते हैं और आसपास और कोई नहीं है, लेकिन जंगली जानवर हैं और कुछ जो है बाहरी लोग हैं जो हमारे जीवन के लिए, सामूहिक जीवन के लिए खतरा है। हम बड़े व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर क्या किया कि आपस में ही कुछ लोगों को अपना जिसको कह सकते हैं प्रतिनिधि चुन लिया, या कुछ लोगों को जो सक्षम थे उनको हमने अपना नेता मान लिया और उसको कुछ अधिकार सौंप दिए। और वो अधिकार क्या थे कि आप जो है हमारे सामूहिक जीवन की सुरक्षा के लिए अधिकृत हैं, जो भी फैसले आप लेंगे उसको हम मानेंगे और हम सबकी सुरक्षा का दायित्व आपको है, बदले में हम आपको कुछ कर दे देंगे, यानी हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से ये एक समझौता हुआ और इस समझौते में हमने कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिए और उन मामलों में राज्य जो भी फैसला करेगा उन फैसलों के लिए सभी जो है उस मोहल्ले के रहने वाले लोग जो है उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें अनेक सारी बातों या विषयों पर अधिकार लोगों के पास ही रह गया। जैसे हम कैसा भोजन करेंगे, हम किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, हमारे आपसी हम आपसी संबंध कैसे स्थापित करेंगे, इन सब के बारे में हमने राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया। तो ये हमने एक समझौता किया कि कुछ मामलों में राज्य जो है जो फैसले करेगा उसको हम सब मानेंगे और बदले में हम अपने आमदनी का एक हिस्सा कर के रूप में राज्य को देंगे। तो इस प्रकार के संबंध को, राज्य और व्यक्तियों के मध्य संबंध को समझौता सिद्धांत कहा गया। इन लोगों ने जो तर्क दिया वो ये था कि आदिम प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र था, लेकिन वह भययुक्त था, उसका जीवन असुरक्षित था, एक दूसरे से खतरा था और बाहरी जो है कारकों से भी उसे खतरा था। लेकिन जब हम सभी समाज में रहते हैं तो हम एक व्यवस्थित जीवन चाहते हैं और लेकिन साथ ही साथ हम तार्किक सीमित स्वतंत्रता भी चाहते हैं और न्यायोचित जीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायोचित जीवन भी चाहते हैं। यानी राज्य जो है वह इसलिए हमने निर्मित किया कि वो हमारी स्वतंत्रता को भी बनाए रखे और एक न्यायोचित जीवन जीने में हमारी सहायता करे और बाहरी जो कारक हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरा है उसके प्रति वह उन खतरों को वो दूर करने का प्रयास करे। तो राज्य को, वर्तमान राज्य जो है उस राज्य को उन्होंने समझौतावादी सिद्धांत के समर्थकों ने वर्तमान राज्य को एक यूनिडायरेक्शनल जो प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि एक रेखीय दिशा में जो विकास हुआ है आदिम सभ्यता से आधुनिक सभ्यता की ओर हमारा जो विकास हुआ है, उस विकास का परिणाम मानते हैं कि जैसे जैसे हम सभ्य समाज की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें राज्य की आवश्यकता महसूस होती है और हमने इस राज्य का निर्माण एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किया है और जिन मामलों में हमने राज्य को अधिकार दिया है केवल उन्हीं मामलों में राज्य जो है संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करेगा और नागरिक लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन जो मामले राज्य को नहीं दिए गए हैं वह मामले समाज और व्यक्ति के पास सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार से समझौतावादी सिद्धांत ने दो बातें स्पष्ट की। पहली बात तो ये स्पष्ट की कि राज्य जो है वह व्यक्ति और समाज के द्वारा निर्मित संस्था है और इसका परिणाम एक तार्किक और व्यवस्थित जीवन के लिए हुआ है और राज्य को वो उन्हीं शक्तियों पर का प्रयोग करने का अधिकार है जो संविदा के अंतर्गत समाज ने और व्यक्तियों ने उसे प्रदान की। दूसरी ओर एक एक्सट्रीम विचारधारा कार्ल मार्क्स की है। वो राज्य को नागरिक जीवन में एक बाधा के रूप में, एक बुराई के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं कि राज्य जो है पूर्ण रूप से अनुचित संस्था है। यानी अभी तक हमने जो देखा, चाहे वो दैवीय सिद्धांत हो चाहे समझौतावादी सिद्धांत हो, उन्होंने राज्य के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उन्होंने राज्य की आवश्यकता को स्थापित किया। लेकिन कार्ल मार्क्स राज्य की आवश्यकता को पूर्ण रूप से नकारते हैं और ये कहते हैं कि
नागरिक जीवन में यह एक बुराई है, यह समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए एक बुराई है। राज्य का न होना ही हमारी सारी समस्याओं का अंत करेगा, और अगर राज्य है तो हमारे लिए वह दुख का कारण है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? यानी कि राज्य जो है वो एक बुराई है, इस रूप में उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने यह अपना मत स्थापित किया था, जिसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है, कि राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कुछ वर्ग विशेष के ज़रूरतों को, हितों को पूरा करने के लिए करता है। वह आर्थिक संसाधनों का अनुचित वितरण करता है और विशिष्ट वर्ग को उन संसाधनों के लाभ पहुंचाता है, और ये जो विशिष्ट वर्ग हैं वो उसको अधिक कर के रूप में जो है भरपाई करते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच विशिष्ट वर्ग और राज्य के मध्य जो है, बल्कि राज्य अपने आप में एक विशिष्ट वर्ग है, यह समस्त संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और शेष जो लोग हैं उनको संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से जो है आर्थिक रूप से वो विपन्न होते हैं और दुख और जो गरीबी उनके हिस्से आती है। तो राज्य की वजह से ही क्या हो रहा है? आर्थिक संसाधनों का अनुचित वितरण हो रहा है। तो राज्य रूपी शक्ति का जो है निषेध करते हैं मार्क्सवाद। अब इन जो अभी तक हमने जो अध्ययन किया वह था राज्य क्या है, राज्य की क्यों आवश्यकता हुई, और राज्य के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, राज्य को कैसे देखा गया। हम अब पढ़ेंगे अहस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में, जो हमारा शीर्षक है। देखिए, अहस्तक्षेपवादी राज्य जैसा शब्द बता रहा है कि वह राज्य जो हस्तक्षेप नहीं करता। तो कहाँ हस्तक्षेप नहीं करता? तो नागरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस विचारधारा का जो काल है, यानी इस विचारधारा का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ, और इस विचारधारा को, यानी इस अवधारणा को जो है प्रस्तुत करने वाले, या इसको जन्मदाता कहें, बहुत सारे लोग थे। सर्वप्रथम हम नाम लेंगे गेंद्रे का, जिन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की कि नागरिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जाने दो, यानी नागरिकों को फ्री छोड़ दो, हमें जाने दो, यानी राज्य को नागरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नागरिकों को जो जैसा चाहता है वैसा उसको करने दो। ऑर्गसन भी ऐसे ही विचार रखते हैं। वो कहते हैं उन्हें अकेला छोड़ दो, यानी राज्य को निर्देश दे रहे हैं या राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि नागरिकों को अकेला छोड़ दो, उनके जीवन में हस्तक्षेप मत करो। उसी तरह बॉयस गिलबर्ट जो है वो भी हस्तक्षेपवादी राज्य अवधारणा को प्रकृति को निर्धारित करने दे के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि राज्य से क्या अपेक्षाएं हैं, चाहे वो गेंद्रे हो, चाहे ऑर्गसन हो, और या बॉयस गिलबर्ट हो, वो ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों को छोड़ दो, उनको अपना निर्णय स्वयं लेने दो। जिस तरह से हमारा जीवन जो है प्रकृति की देन है, और प्रकृति ही हमारे जीवन का निर्धारण, प्रकृति एकमात्र सत्ता है, तो उसे ही निर्धारित करने दो। यानी कि जिस प्रकार से कोई राज्य हमें जीवन प्रदान नहीं करता, राज्य हमें पैदा नहीं करता, वो हमारे जन्म और मरण का निर्धारण नहीं करता। हम ईश्वर की संतानें हैं, प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, प्राकृतिक शक्तियाँ जो है हमारे जीवन को निर्धारित करती है। तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्तियों को प्राकृतिक शक्तियों के अधीन छोड़ देना चाहिए, और वो अपने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर वो अपना बेहतर जीवन जी लेंगे। इसलिए राज्य को नागरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह की अवधारणाएं अहस्तक्षेपवादी राज्य के संदर्भ में उन्होंने रखी, और बाद में हम विंसेंट डी गौर ने 1750 के दशक में उन्होंने इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को प्रचलित किया। तो अब देखिए, अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा सरल शब्दों में क्या है कि वह राज्य या वह सरकार बहुत अच्छी है जो नागरिक जीवन को
कम से कम प्रभावित करे, यानी वो जो कम से कम शासन करे। तो दैट गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विच गवर्न्स लिस्ट, मिनिमम गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और नागरिकों को फ्री छोड़ दो, वो उनको वो करने दो, वो करना चाहते हैं। यानी कि सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनाकर और ढेर सारे नियम कानून बनाकर उनके जीवन में बाधाएं पैदा मत करो। नागरिक स्वयं अपना भला बुरा समझता है, वो अपने निजी हितों का सर्वोत्तम रक्षक है, इसलिए न्यूनतम शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है। प्रत्येक राज्य को न्यूनतम शासन का जो है सिद्धांत अपनाना चाहिए। ये बात विलियम हम्बोल्ट ने कही। तो इस प्रकार की जो अवधारणा थी, वह अवधारणा नागरिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करती है, और इसके प्रमुख समर्थक हैं फ्रांस के फिजियोक्रेट विचारक एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई इस प्रकार की बातें क्यों की जा रही है कि राज्य को नागरिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। आज जब हम ये देखते हैं कि हम अनेक समस्याओं के लिए राज्य की ओर राज्य से अपेक्षा करते हैं कि राज्य हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, चाहे वो स्थानीय स्तर की समस्या हो या प्रांतीय स्तर की या राष्ट्र स्तर की, हर समस्या के लिए हम राज्य से अपेक्षा करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये समस्त विचारक जो हैं वो नागरिक जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो देखिए कि प्रत्येक जो विचारधारा पैदा होती है या उत्पन्न होती है, तो उस विचारधारा का क्या होता है, एक पारिस्थितिकी होती है ना। एक समय होता है जिस समय में जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही किसी विचारधारा का उदय होता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये विचारधारा 18वीं सदी के फ्रांस में उत्पन्न हुई। तो वहाँ पर समस्या क्या थी कि वहाँ जो राजतंत्र था वह नागरिक जीवन पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। और किस लिए कर लगा रखे थे कि हम बेहतर जीवन नागरिकों को देना चाहते हैं, और एक व्यवस्थित जीवन के लिए उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अनेक प्रकार के कानून बना रखे थे। यहाँ तक कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी चाहिए, और इस पर अनेक प्रकार के नियम बना रखे थे। तो आप देखिए ये जो काल था, यह काल औद्योगिक क्रांति का काल भी है, और इसमें व्यापारी वर्ग जो थे, वाणिज्य व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत लाभ कमाया था। वो एक नया वर्ग बन गया था। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इसे जो है मिडिल क्लास कहा जाता था, मध्यम वर्ग कहा जाता था, जो बड़ा धनवान था। लेकिन वो पुरानी जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें इसके कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। तो ये धनवान तो थे, इन्होंने व्यापार के द्वारा बहुत धन कमाया था, लेकिन इनके राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ये थर्ड स्टेट में काउंट किए जाते हैं, आम नागरिक के से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं थी, यद्यपि ये धनवान लोग थे। तो ये जो व्यापारी वर्ग थे वो राज्य द्वारा जो आर्थिक नियंत्रण के लिए जो वाणिज्य नियम बनाए जाते थे उसका ये विरोध करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि सारा साहस तो हम लोग करते हैं, उद्यम हम करते हैं, पूंजी हम लगाते हैं, व्यापार हम करते हैं और धन हम कमाते हैं, परंतु ये हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन्होंने नियम बना रखे हैं और ये हमसे अनावश्यक जो है कर प्राप्त करते हैं। तो इसका वो विरोध कर रहे थे, और ख़ासकर फ्रांस की जो वाणिज्य नीति थी उसका ये विरोध कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि सरकार जो है आर्थिक मामलों में हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे, ताकि हम अपने हितों के अनुसार व्यापार कर सकें। तो एडम स्मिथ ने इसी विचार को समर्थित करते हुए 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, की रचना की, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि राज्य जो है वास्तव में बुराई है, और जहाँ जहाँ जब जब राज्य ने आर्थिक क्रियाओं में पहल की है, हस्तक्षेप किया है सामाजिक जीवन के या नागरिक जीवन में, तो उसने भ्रष्टाचार और जो है समस्याएं ही पैदा की हैं। इसकी वजह से
किसी भी राष्ट्र का यानी राज्य के हस्तक्षेप की वजह से राष्ट्र के का आर्थिक विकास संभव नहीं हुआ है, इतिहास गवाह है। ऐसी बात उन्होंने कही। तो उन्होंने क्या कहा कि राज्यों को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या व्यक्तियों के विवेक के ऊपर इसे छोड़ देना चाहिए। इसी तरह जेम्स स्टुअर्ट मिल ने भी ये बात कही 1848 में पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें भी उन्होंने इस पुस्तक में सरकार के आर्थिक नियमनकारी कार्यों का विरोध किया। तो अब आप देखिए कि यह जो विचारधारा उभरी वो बहुत ही सरल, उसका उद्देश्य था कि राज्य को लोगों के आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लोगों को है ना उन्मुक्त छोड़ दो, वो जैसा उचित लगे वैसा वो अपनी आर्थिक क्रियाएं करें, वो अपना जीविकोपार्जन करें और इसके लिए उनको नियमनकारी नीतियां नहीं बनानी चाहिए। तो अब ये जो विचारधारा है इसकी भी अगर पृष्ठभूमि देखें तो देखिए पृष्ठभूमि कहाँ से आ रही है। ये पृष्ठभूमि आ रही है पुनर्जागरण काल के जो मूल्य थे वह थे स्वतंत्रता, साहस, है ना, और उद्यम और तार्किक सोच, ये और संभववाद, यानी मनुष्य की जो क्षमताएं हैं असीमित हैं, मनुष्य का जो विवेक है वह प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर हावी हो सकता है, प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य अपने विवेक साहस के द्वारा, अपने उद्यमशीलता के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। और ये जो ईश्वरीय कारण जो माने जाते थे मध्यकालीन जो युग था उसमें जो कार्य कारण संबंधों की जो व्याख्या होती थी तो ये माना जाता था कि ईश्वर की इच्छा जो है के अनुसार ही जो कुछ भी संसार में घटित होता है, यानी अगर आपके साथ कोई परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ़ है तो इसका कारण भी ईश्वर है, और आप सुखी हैं तो इसका कारण भी ईश्वर है। तो ये मध्ययुगीन विचार था जिसमें कार्य कारण संबंधों को हमेशा पारलौकिक जो है शक्तियों से जोड़ दिया जाता था। तो इस आप जानते हैं पुनर्जागरण काल में एक नए मूल्य का यूरोप में प्रचार प्रसार हुआ और वह मूल्य था कि जिसको हम संक्षेप में संभववाद कहते हैं, प्रोबेबिलिज्म। वह ये था कि व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि, तर्क शक्ति और जो है साहस और उद्यम के द्वारा वह प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होते हैं, उन कारणों को समझा जा सकता है, उसको नियंत्रित करके हम मनचाहा कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तार्किक वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और इसी पृष्ठभूमि में ये सारी बातें आपके सामने उभर कर आई कि भाई हम आर्थिक क्षेत्र में राज्य से स्वतंत्रता चाहते हैं, राज्य को आर्थिक क्रियाओं में, नागरिकों की आर्थिक क्रियाओं में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता की यह जो मांग थी जो 1750 में उभरी, वो धीरे धीरे हम देखते हैं फ्रांस में 1789 से लेकर 1799 तक जो महान राज्य क्रांति हुई थी उसकी इसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी और आर्थिक स्वतंत्रता धीरे धीरे व्यापक समानता और स्वतंत्रता के नारे में बदल गई। और हम जानते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप सामंतवाद का अंत हुआ और एक लोकतंत्र के पूर्व जो कह सकते प्रोटोटाइप यानी कि जो शुरुआती मॉडल था उसका विकास हुआ। तो ये तो हमने हस्तक्षेपवादी राज्य के संदर्भ में एक आपको परिचय दिया कि हस्तक्षेपवादी राज्य किस प्रकार से इसका उदय हुआ, क्या कारण थे, इसका तात्पर्य क्या है। अब हम देखें हस्तक्षेपवादी राज्य की प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत क्या है। तो हस्तक्षेपवादी सर्वप्रथम ये मानते हैं कि राज्य का आवश्यक बुराई है। यहाँ दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है आवश्यक और दूसरा है बुराई। आवश्यक तो इसलिए कि भाई बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा जरूरी है, राज्य ही वह शक्ति है जो बाह्य आक्रमणों से हमारी सुरक्षा कर सकता है। और जो नागरिकों के मध्य जो विवाद पैदा होते हैं स्वार्थवश, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वह झगड़ालू भी है, स्वार्थी भी है, इसकी वजह से जो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है उसको दूर करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का होना जरूरी है।
और इसी प्रकार से व्यक्तियों के मध्य जो समझौते होते हैं, व्यापारिक समझौते होते हैं, तो उन समझौतों को लागू करने की भी जिम्मेदारी राज्य को होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अहस्ताक्षरवादी राज्य दो बातें करते हैं। एक तो राज्य को पुलिस राज्य के रूप में देखते हैं, यानी कि उसको सिर्फ 3 काम सौंपते हैं। एक काम तो ये सौंपते हैं राज्य को कि इसे बाह्य आक्रमणों से नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य सौंपते हैं कि आप जो है आंतरिक शांति व्यवस्था और बनाए रखो, कानून को लागू करके शांति व्यवस्था बनाए रखो। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्तियों के मध्य जो भी समझौते होते हैं उसको आप लागू करो। तो ये 3 ही काम राज्य को ये प्रदान करते हैं, और इसलिए उसको ये आवश्यक भी मानते हैं कि राज्य का होना जरूरी है, क्योंकि वह ये 3 महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन बाकी दूसरे जो कार्य है, सामाजिक कार्य राज्य के और आर्थिक कार्य, उसमें राज्य के हस्तक्षेप का पूर्ण निषेध करते हैं। वो कहते हैं कि मान कर चलते हैं कि राज्य बुराई है ना, आवश्यक बुराई है। तो आवश्यक क्यों है, ये तो मैंने बताया कि 3 कारणों की वजह से आवश्यक है, उसका होना ज़रूरी है। लेकिन ये बुराई है क्योंकि यह स्वयं अपने आप में एक अयोग्य संस्था है, अयोग्यों की संस्था मानते हैं राज्य को, और वो मानते हैं कि ये जो है कभी भी इनका हस्तक्षेप नागरिक जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। वास्तव में फ्रीमैन ये कहते हैं कि राज्य इसलिए है क्योंकि हम स्वार्थी और झगड़ालू हैं। अगर हम स्वार्थी और झगड़ालू नहीं होते तो हमें राज्य की आवश्यकता ही नहीं थी। यानी कि अगर संपूर्ण कोई देश या राज्य में रहने वाले लोग सहृदय और नैतिकवान होते, नीतिवान होते, नैतिकता से परिपूर्ण होते, तो फिर राज्य की आवश्यकता ही नहीं थी। राज्य की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम अपूर्ण हैं, यानी हमारे अंदर कुछ बुराई है, इसलिए उसका होना जरूरी है। लेकिन आदर्श स्थिति तो ये थी कि राज्य होता ही नहीं। तो इसलिए ये जो हस्तक्षेपवादी राज्य की जो समर्थक लोग हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि इसको मिनिमम काम करना चाहिए और केवल 3 कार्य ही इसको सौंपें। दूसरी जो बात ये मानकर चलते हैं वो ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि। ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए, वो अपना भला बुरा स्वयं है ना निर्धारित कर लेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम रक्षक है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जो वो करना चाहता है उसे करने दो। राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल नकारात्मक मामलों में, यानी मेरी वजह से, मेरे स्वार्थ की वजह से, मेरे ईर्ष्या द्वेष की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तभी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा सकारात्मक मामलों में उसे नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, केवल नकारात्मक मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। और स्वतंत्रता इसलिए व्यक्ति को चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता से ही मनुष्य का नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास संभव है। राज्य के अंतर्गत, उसके नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करके कोई भी व्यक्ति रचनात्मक नहीं बन सकता, और पुनर्जागरण काल की यही सीख थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही रचनात्मकता का आधार है। यानी अगर स्वतंत्र व्यक्ति है तभी वो रचनात्मक हो सकता है, नए नए विचार, नए नए जो है आइडिया उसके दिमाग में आएंगे और उससे मानव सभ्यता का विकास होगा। इसलिए इतिहास हमें बताता है कि जब जब मनुष्य को राज्यों ने, नागरिकों को राज्यों ने नियंत्रित किया, तब तक यानी तब जो है रचनात्मकता समाप्त हो गई। इसलिए सभ्यता के विकास के लिए ज़रूरी है कि मनुष्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तीसरी बात जो वो कहते हैं कि ये जो हस्तक्षेपवादी राज्य के जो समर्थक है वो कहते हैं कि व्यक्तियों को पूर्ण रूप से आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये बात आप जानते ही हैं कि ये जो विचारधारा है वो मूलतः आर्थिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर हुई थी। ये वो जो शुरुआती नाम मैंने आपको बताए, विंसेंट डी गॉर्नी इत्यादियों का, तो वो लोग मूलतः व्यापारी वर्ग के लोग थे और वो चाहते थे कि राज्य का उनके व्यापारिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप हो, और इसलिए इस विचारधारा की जो कह सकते हैं प्रमुख मांग थी वो यही थी कि हमको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए। अब इसके सबसे बड़े समर्थक थे एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस
पुस्तक के रचयिता और अर्थशास्त्र के पितामह माने जाते हैं। तो ये एडम स्मिथ ने उस वक्त बहुत सारे तर्क दिए। उन्होंने कहा कि देखो वस्तु और सेवाओं की जो गुणवत्ता है और उसकी जो कीमतें हैं तभी सुधरेगी जब मुक्त प्रतिस्पर्धा हो। राज्य की एक आदत होती है और यह कि राज्य जब भी कोई आर्थिक क्रिया करता है तो मूल्य का निर्धारण वो स्वयं करता है और वो प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, यानी मोनोपोली कर लेता है, एकाधिकार अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित कर लेता है, किसी दूसरे को उस क्षेत्र में प्रवेश की इजाज़त नहीं देता, व्यापार करने की इजाज़त नहीं देता, और मूल्य का निर्धारण वही करता है। और चूँकि प्रतिस्पर्धा होती नहीं है इसलिए राज्य जो कुछ भी वस्तु और सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराता है, जिस कीमत पे उपलब्ध कराता है वो उनको प्राप्त करनी पड़ती है, उसका कोई विकल्प ही नहीं होता। तो इसलिए वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता तभी सुधरेगी जब मुक्त स्पर्धा हो, यानी कि सभी व्यक्तियों को व्यापार करने का इजाज़त दे दी जाए। तो और आप जानते हैं कि जब राज्य महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, राज्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में उसका हस्तक्षेप नहीं होगा, तो बाजार की जो ताकतें हैं वो इसको नियंत्रित करेगी। और बाजार की ताकतों से मतलब है मांग एवं आपूर्ति के नियम। यानी अगर किसी व्यक्ति की वस्तु और सेवा की मांग है तो उत्पादक जो है स्वतः उसका उत्पादन करेंगे और कीमतों का निर्धारण इस पर निर्भर करेगा कि कितनी प्रतिद्वंदिता है। तो जितनी अधिक प्रतिद्वंदिता होगी उतने ही जो है गुणवत्ता में भी और सुधार होगा और कीमतों में भी नियंत्रण रहेगा। तो इसलिए बाजार की मांग और आपूर्ति के जो सिद्धांत हैं के आधार पर ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और बाजार शक्तियों को प्रमुखता, यही इसी तर्क को आधार बनाया और एडम स्मिथ ने, और उन्होंने हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर अगले जो वीडियो है उसमें हम आपको हस्तक्षेपवादी राज्य की जो है क्या इसकी देन रही और इस जो विचारधारा है इसकी किस प्रकार से आलोचना की गई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।